जनाब अस्सलाम वालेकुम कराची, अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर जहाँ जहाँ मेरी आवाज़ हमारे दोस्त पर सुनी जा रही है और जहाँ जहाँ हम देखे जा रहे हैं, तमाम देखने वालों और तमाम सुनने वालों को बहुत 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 सलाम। जनाब मैं हूँ आपके मेज़बान रिजवान बासित और आप प्रोग्राम सुन रहे हैं और देख रहे हैं थिंक पॉजिटिव है। मेरा आपका साथ होता है फ्राइडे एंड सैटरडे 11 बजे से लेकर 12 बजे तक। प्रोग्राम में शामिल होने के लिए, अपनी राय देने के लिए आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। रब्ता करने के लिए 031500008824 और अगर आप SMS करना चाहें तो SMS भी कर सकते हैं। SMS करने के लिए अपने मैसेज के राइट ऑप्शन में जाएं, SPR लिखें, स्पेस दें, अपना नाम लिखें, स्पेस दें, अपने शहर का नाम लिखें और फिर स्पेस देकर जो बात आप लिखना चाहते हैं वो लिखिए और फिर 8881 पर सेंड कर दीजिए। इस तरह आपके मैसेजेस हमें मौसूल हो जाएंगे और हम आपके पैगाम को हवा के दोष पर आपके प्यारों तक पहुँचा देंगे। जनाब प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं और बहुत सारे शिकायतों के बाद हमारे साथ आज फिर मौजूद हैं दानिश खलील साहब, जो कि हमारे मेहमान हैं और आप सब लोग वाकिफ़ हैं एक्सपोनेंशियल के CEO और ई-कॉमर्स की इंडस्ट्री में एक बहुत बड़ा नाम जो कि आपके सामने हाजिर खिदमत है। और आज हम गुफ्तगू करेंगे एक नए मौजू पर, ई-कॉमर्स से रिलेट करती हुई एक जो चीज़ है जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट है। हम अपने हर प्रोग्राम में ई-कॉमर्स से जुड़े उन तमाम बुनियादी असूलों पर भी बात करते हैं, उन बुनियादी चीज़ों पर भी बात करते हैं जिसका बड़ा गहरा ताल्लुक़ होता है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होता है। प्रोग्राम का आगाज़ हुआ है, कॉल आ चुकी है लेकिन हम कॉल अभी नहीं लेंगे। मैं ज़रा तारुफ़ करा दूँ, सवाल कर लूँ, मौजू बता दूँ, फिर हम कॉल लेंगे। आज का हमारा मौजू जनाब डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन एंड चेंज मैनेजमेंट ऑफ कंपनीज़। ठीक है, मैं दोबारा अर्ज़ ये देता हूँ, अगर कोई नहीं समझ पाया है तो दोबारा सुन लें। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन एंड चेंज मैनेजमेंट फॉर कंपनीज़, आज हम इस पर बात करेंगे और बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये। और जब हम गुफ्तगू करेंगे तो आपको पता लगेगा कि ये कितनी अहम बात है, कितना अहम मौजू है। हम अपने स्टूडियो में प्रोग्राम में वेलकम करेंगे दानिश खलील साहब का। दानिश खलील साहब वाकई अपने बड़े कीमती वक्त में से निकाल कर आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। पिछले हफ्ते आप लोग शिकवा कर रहे थे कि नहीं आ रहे, तो आज आप खुद पूछ रहे क्यों नहीं आ रहे। फ़ोन उठाइए और पूछ लीजिए। वैसे मैं आपको बता चुका हूँ कि उनकी कुछ मसरूफियात थी निजी, जिसकी वजह से वो हाज़िर नहीं हो सके, लेकिन बहरहाल अब आपके सामने मौजूद हैं, आप सवाल कर सकते हैं। और सवाल से पहले मैं कॉल ले लेता हूँ और उसके बाद फिर हम गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। और जनाब लाइन जनाब डिस्कनेक्ट हो गई है और दोबारा आ गई है। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन और कहाँ से? वालेकुम अस्सलाम। मैं वार्म वेलकम कहता हूँ दानिश खलील साहब को, इनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि ये आज के तशरीफ आवरी के जहमत इन्होंने किया और हमारे को बहुत इस्तारा हासिल होता है इनका, हमें से जज़ाकल्लाह, शुक्रिया अल्लाह। बहुत शुक्रिया जनाब। और ये कॉल अप्रिशिएटेड कॉल थी, वेलकम कहा आपको कॉलर ने। अभी और भी कॉल्स हैं, लेकिन अगर हम मजीद कॉल की तरफ चले गए तो यकीनन हम गुफ्तगू जो है वो ज़्यादा नहीं कर सकेंगे काम के हवाले से। लेकिन यहाँ पर मुझे कुछ अपडेट्स भी मौसूल हो गई हैं। अब आप देख सकते हैं कि हमारे मेहमान से तारुफ तो हो गया, लेकिन सवाल करने का मौका नहीं मिल रहा। और हमारी कोशिश होती है कि हम बर वक्त आप लोगों को अलर्ट्स दे दें और अपडेट्स दे दें ट्रैफिक के हवाले से। कुछ अपडेट्स हैं आपके साथ शेयर करूंगा, जल्दी से आप लोग नोट फरमा लीजिए। कोरंगी क्रॉसिंग ब्रिज जानिब इब्राहिम हैदरी CBM यूनिवर्सिटी के पास ट्रैफिक का दबाव मौजूद है। ब्रिज के ऊपर ट्रॉलर ख़राब हो गया है। ट्रैफिक को ब्रिज के नीचे से रवा दवा रखा जा रहा है, जिसकी वजह से ट्रैफिक की रवानी आहिस्ता है। ट्रैफिक पुलिस मौजूद है ट्रैफिक को रवा दवा रखने के लिए। दूसरी अपडेट भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। आगा खान सोयम रोड मक्की मस्जिद जानिब अंकल सरिया चौक सुई गैस वाले जो हैं, सुई गैस के हवाले से जो है वो लेफ़्ट साइड पर तरक्याती काम किया जा रहा है, जिसकी वजह से ट्रैफिक की रवानी यहाँ पर भी आहिस्ता है। शहीद जानी रोड अंकल सरिया चौक जानिब कोस्ट गार्ड हेडक्वार्टर, यहाँ पर भी ट्रैफिक का दबाव मौजूद है। सुई गैस के हवाले से तरक्याती काम किया जा रहा है और OMI से अंकल सरिया ट्रैफिक को डबल चलाया जा रहा है। और साथ ही साथ बोट बेसन जानिब बिलावल चौरंगी स्कूल की छुट्टी हुई है, जिसकी वजह से ट्रैफिक की रवानी आहिस्ता है। आपको ये भी बताते चलें कि जनाब PT गेट नंबर 7 MT खान रोड, यहाँ पर ये इत्तला हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं कि
पीटी मुलाजमान ने एक स्ट्राइक की वजह से गेट नंबर 7 बंद कर दिया है। ट्रैफिक को सिंगल लाइन अप करवाया जा रहा है। ट्रैफिक प्रॉब्लम नहीं है। शहरियों से गुजारिश है कि दौरान सफ़र जो है फिर भी एहतियात करें। बलोच कॉलोनी ब्रिज जानिब अहमदाबाद सिटी स्कूल की यहाँ पर छुट्टी हुई है, जिसकी वजह से ट्रैफिक की रवानी आहिस्ता है। ट्रैफिक पुलिस जो है वो यहाँ पर मौजूद है ट्रैफिक की रवानी को बरकरार रखने के लिए। तो जनाब अली, अब हम बात कर लेते हैं, ज़्यादती हो जाएगी लेकिन क्या करें। दानिश खलील साहब, वेरी वार्म वेलकम, बहुत शुक्रिया आप आए। थोड़ी सी ताख़ीर का शिकार हुए हम लोग, लेकिन उसके पीछे वजूहात यही हैं जो अभी हमने आपके साथ अपडेट शेयर करी, ट्रैफिक के मामला जिसकी वजह से हम ताख़ीर का शिकार हो गए। दानिश खलील साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। आप सुनाएं कैसे हैं? रोज़े भी पूरे चल रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह जी, काम भी भरपूर चल रहा है। तो बिल्कुल जनाब, सिलसिला कुछ ऐसा है कि आज का जो हमारा मौजू है वो हमने अपने तमाम नाज़रीन को बता दिया है। हम चाहेंगे कि उस पर बात की जाए। तो मैं सवाल ये करना चाहूँगा सबसे पहले कि ई कॉमर्स की कैटेगरी में ये कितनी इसकी इम्पोर्टेंस है और क्यों है? बेसिकली अगर देखें आपने ऑर्गेनाइजेशंस में कोई तब्दीली लानी है और आजकल के दौर के हिसाब से चलना है, तो उसके लिए डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन और चेंज मैनेजमेंट ज़रूरी है। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन का मकसद ये होता है कि आप किस तरह से टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट कर रहे हैं अपनी कंपनी के अंदर, अपने कामों को आसान करने के लिए, ऑटोमेट करने के लिए। अब तो चूँकि एआई का दौर है तो हर चीज़ में जो है वो एआई इम्प्लीमेंट हो रही है और एआई के ज़रिए से आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदे हो रहे हैं। तो चेंज मैनेजमेंट का मकसद ये होता है कि डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन कंपनी में लाना है तो उसके लिए चेंज ज़रूरी है, तब्दीली लाई जाएगी ना कंपनी के अंदर। सो ऑर्गेनाइजेशंस में आजकल की दुनिया के अंदर चेंज लाने के लिए आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि लोगों को एग्री करना कि हम ये चेंज लेकर आ रहे हैं। ठीक है। सो चेंज मैनेजमेंट का जो कोर है वो लोग हैं। ठीक है। चेंज मैनेजमेंट कैन ओनली बी पॉसिबल विद पीपल, विदाउट पीपल देयर कैन नॉट बी एनी चेंज। सो चेंज मैनेजमेंट के लिए आपको टॉप टू बॉटम ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर लोगों को समझाना पड़ता है। ठीक है। कि इसके फ़वाइद क्या होंगे, इसके बेनिफिट्स क्या हैं, क्यों लाया जा रहा है चेंज, ये सॉफ्टवेयर अगर हम एक कंपनी में इम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो उसके फ़ायदे क्या होंगे। ठीक है। उसको लोगों को उनके जॉब रोल के हिसाब से समझाना पड़ता है, ना कि उनको ये बताया जाए या ये महसूस कराया जाए कि उनकी जॉब ख़तरे में है। ये इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि आप उनको ये महसूस कराएं कि आपकी जॉब में आपको एफिशिएंटली काम करने में मदद मिलेगी, प्रोडक्टिविटी बेहतर होगी, आपके काम में आसानी होगी अगर आप कोई चेंज लेकर आते हैं। इसकी एग्जांपल्स हम डिफरेंट डिस्कस करेंगे अभी कि चेंज मैनेजमेंट की मैं कुछ लाइव एग्जांपल्स, प्रैक्टिकल एग्जांपल्स जो मैंने खुद डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस में रहते हुए सीखी हैं, समझी हैं, अपनी ऑर्गेनाइजेशन में मैंने कैसे इम्प्लीमेंट किया है, तो उस पर हम बात करेंगे। सो दोनों टॉपिक्स एक दूसरे के साथ इंटरलिंक्ड है, तो मैंने इसलिए इस टॉपिक को कंबाइन किया कि डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन और चेंज मैनेजमेंट की जो बात है वो एक साथ होनी चाहिए। क्योंकि डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन लाई जाएगी तो उसका ताल्लुक डेफिनेटली होगा कि अगर आपने इम्प्लीमेंट करना है डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन को तो उसके लिए चेंज लाना पड़ेगा। तो चेंज मैनेजमेंट के लिए चेंज एजेंट्स होते हैं कंपनी के अंदर। बाहर मुल्कों के अंदर अगर हम बात करें, इवन पाकिस्तान की भी कुछ अच्छी बड़ी कंपनीज, मल्टीनेशनल कंपनीज ये चेंज मैनेजमेंट के ऊपर काम कर रही हैं और कंपनीज ने बाकायदा चेंज मैनेजर्स रखे हुए हैं जिनका काम है कि यार कोई भी तब्दीली लाई जाए ना तो उसको इम्प्लीमेंट वो कराएंगे। बिल्कुल ठीक है। तो वो उस तरह के इन्फ्लुएंशियल लोग होते हैं जिनमें परसुएशन स्किल्स होती हैं, जिनकी कम्युनिकेशन इतनी स्ट्रांग होती है कि वो लोगों को एग्री करते हैं या आमादा करते हैं कि यार ये तब्दीली लाई जा रही है, इसको इस पर पूरी कंपनी को एक समझ लें कि एक साथ लेके चलना। वो लोग चेंज मैनेजमेंट का काम करते हैं। ज़्यादातर लोग ह्यूमन रिसोर्स के अंदर जो HR के लोग होते हैं वो ये रोल प्ले कर सकते हैं, कर रहे होते हैं, बट चेंज एजेंट्स होते हैं कंपनीज के अंदर जो ये काम करते हैं और एक तब्दीली लाते हैं। जिस तरह हमने देखा कि हम सब पूरी दुनिया के अंदर डिफरेंट चेंजेस देख रहे हैं और चेंजेस आती जा रही हैं। हम पहले जिस तरह नौकरियों पे या ऑर्गेनाइजेशंस में काम किया करते थे, आज शायद वैसे काम नहीं हो रहा। पहले रजिस्टर्स के ऊपर अटेंडेंस लगाई जाती थी, साइन किया जाता था। बिल्कुल ऐसा ही। आज थंब प्रिंट मशीन्स हैं जो आपका पूरा डेटा रिकॉर्ड करती हैं और आपका आना जाना रिकॉर्ड करती हैं और आप उसकी मंथली रिपोर्ट, वीकली रिपोर्ट निकाल सकते हैं और देख सकते हैं कौन कब आया, कौन कब गया। बिल्कुल ठीक है। ये छोटी सी एक सिंपल एग्जांपल है डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की। टेक्नोलॉजी इंप्लीमेंट की है ना हमने।
तो इसी तरह टेक्नोलॉजी के और बहुत सारे तरीके हैं जिसके ज़रिए से, अब तो खैर ऑनलाइन सॉफ्टवेयर्स आ गए हैं जो आपको वहीं पे आपने अपनी अटेंडेंस लगानी है, वहीं पंच इन करना है, वहीं पंच आउट करना है, तो वो ऑनलाइन सिस्टम सारा आ गया है। वो आपकी लोकेशन भी ट्रैक करता है, वो आपका टाइम भी देखता है, आपकी पिक्चर भी लेता है कि आप कहाँ बैठे हैं, तो वो प्रॉपर सिस्टम्स मौजूद हैं। तो ये अब ये नहीं कहा जा सकता कि यार ये तो कर ही नहीं सकते, मतलब इम्पॉसिबल का जो वर्ड है ना वो ख़त्म हो गया है। देयर इज़ लाइक नथिंग इज़ इम्पॉसिबल एट द मोमेंट। तो टेक्नोलॉजी ऑब्वियसली उसने हर चीज़ को बेहतरीन तौर पे तब्दील कर दिया। ठीक है, बिल्कुल बदल कर रख दिया है। अच्छा, इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि कोई भी कंपनी, कोई भी इदारा, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जब इसको इम्प्लीमेंटेशन की तरफ जाती है तो जाहिर है ये पर इन्हें कॉस्ट भी बेयर करनी पड़ती है डेफिनेटली। तो ये डिपेंड करता है कि आप अपने उस सेगमेंट में जो आप डिजिटलाइज आप उसमें तरक्की करना चाह रहे हैं, या डिजिटल के से थोड़ा हटके भी आप अपने ऑफिस में चेंज लेकर आना चाह रहे हैं, चाहे वो डिजिटली हो या डिजिटल नहीं हो, दोनों हवालों से। तो लोगों को कायल करना उस वक्त किन मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है, जो मैं समझता हूँ कि उमूमी तौर पर अगर हम अपने माशरे की बात करें, तो हम अगर बात करें पाकिस्तानी माशरे की, तो यहाँ पर एक आवाज़ आती है फौरी तौर पे, हमें क्या फ़ायदा होगा, कंपनी को तो फ़ायदा है, हमारा क्या फ़ायदा है, हम क्यों फॉलो करें इन तमाम चीज़ें, हमें क्या मिलेगा। तो इससे कैसे निपटा जाता है या कैसे निपटा जाए, क्योंकि बहुत सारे लोगों के जहन में सवाल है। बड़े बड़े जो ऑर्गेनाइजेशन के ओनर्स हैं, मैं समझता हूँ वो भी अभी इन चीज़ों को सॉल्व नहीं कर पाए, अभी भी उनके पास जवाब नहीं है। ऐसे वो कंपनी की बेटरमेंट के लिए तो पैसा लगा लेते हैं, तो ऑन दी अदर हैंड ये भी एक प्रॉब्लम है दानिश कि वो अपनी कंपनी की बेनिफिट्स के लिए चीज़ें तो कर लेते हैं, लेकिन एम्प्लॉय की बेनिफिट्स के लिए चीज़ें नहीं करते। ऐसे ही है। कभी भी देखें, चेंज मैनेजमेंट या डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की जब बात होगी तो आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में तब्दीली लाना चाहते हैं, चाहे वो आपका ई कॉमर्स का ही कारोबार हो, तो आप कभी भी उसमें सक्सेस हासिल नहीं कर सकेंगे अगर आपने लोगों को लूप में नहीं लिया हुआ। अगर आपके लोग, आपकी कंपनी के एम्प्लॉइज़ अगर आपके साथ उस चीज़ में, उस प्रोसेस में कॉन्फिडेंस में नहीं है, तो वो प्रोसेस, वो चेंज कभी भी कामयाब नहीं होगा। ये मेरी खुद की आजमाई हुई चीज़ है कि अगर आप खुद डंडे के जोर के ऊपर जो है ना वो सख्ती करेंगे कि भाई मैं बॉस हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, तो यू विल नेवर एवर अचीव व्हाट यू वांटेड टू अचीव। ये हकीकी बात है। अगर आप जो हासिल करना चाहते हैं डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के ज़रिए से, कोई टूल या सॉफ्टवेयर इंप्लीमेंट करने के ज़रिए से, तो आप कभी भी उसको हासिल नहीं कर सकेंगे। लोगों को लूप में लेना, उनको कॉन्फिडेंस में लेना, उनको उसके फ़ायदे बताना कि उनकी जॉब रोल पे उनके काम करने की जो तरीक़ेकार है, जो प्रोसेस है, उसमें कितना ज़्यादा उनको बेनिफिट होगा। फॉर एग्जांपल, अगर एक सॉफ्टवेयर आप लेकर आते थे जिसमें आप मैन्युअली डेटा पुल करते रहे हो ना, जो यूजुअली लोग माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल यूज़ करते हैं और उसके ज़रिए से डेटा मैनेजमेंट करते हैं, अपनी सॉफ्टवेयर लाने के ज़रिए से आपकी डिसीजन मेकिंग आसान हो सकती है। हमने एक सॉफ्टवेयर पे काम किया, बेसिकली वो एक सॉफ्टवेयर, पेड सॉफ्टवेयर है, वो बेसिकली आपको फोरकास्टिंग बताता है कि आप जो है मैन्युअली किस तरह ट्रैक करेंगे। अब आपने जैसे फॉर एग्जांपल कुछ सेल्स का किसी का काम है, आउटलेट है, बेसिकली फिजिकल की भी बात कर रहे थे, फिजिकल रिटेल है, सेल्स का आउटलेट है। अब उसने एक प्लान बनाया था, एक टारगेट सेट किया था कि यार मैंने महीने में इतने इतने यूनिट्स बेचना है, तो उसकी ट्रैकिंग रियल टाइम में कैसे कर सकता है, ये चीज़ आपको सॉफ्टवेयर बताएगी ना। आप तो महीने ख़त्म होने के बाद लोगों को पकड़ते थे, सेल्स वालों को, कि यार ये देखो तुमने टारगेट हिट नहीं किया, अचीव नहीं किया। सॉफ्टवेयर ऐसे आ गए हैं जो आपको मिड ऑफ द मंथ में भी बता देते हैं या रियल टाइम बता देते हैं कि आप किन किन प्रोडक्ट्स में पीछे जा रहे हो। ठीक है। और इवन इतने स्मार्ट सॉफ्टवेयर आ गए हैं ई कॉमर्स की, अगर मैं बात करूं, कि वो आपको ये भी बताते हैं कि किन किन एरियाज में आपको गैप मिल रहा है। पिछले महीने आप क्या अच्छा कर रहे थे और आज इस महीने आप कहाँ लैग कर रहे हैं। सही। इसी वक्त में, इसी साल में, इसी महीने में लास्ट ईयर आप कहाँ स्टैंड करते थे, मार्च में इस साल आप कहाँ स्टैंड करते हैं। तो ऐसे सॉफ्टवेयर, स्मार्ट सॉफ्टवेयर हैं जो आपको ये डिसीजन मेकिंग में आसानी करते हैं। तो देखिए, इससे काम आपका ही आसान हो रहा है कि आपको वो पूरा मैनुअल डेटा निकालना पड़ता, साल की हिस्ट्री निकालनी पड़ती, फिर एक्सेल पे लाते, फिर उसको किसी तरह डेटा ड्रिवन या डिसीजन मेकिंग की तरफ लेके जाते उस डेटा को। सॉफ्टवेयर आपका ये काम आसान कर रहे हैं मिनटों के अंदर। सो आपको वो घंटों का काम करने की ज़रूरत ही नहीं है, वो लंबी लंबी शीट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। आपका काम मैनुअली से ख़त्म होके ऑटोमेट हो चुका है। अब आपको फोकस ये करना है कि हाउ यू कैन मेक राइट डिसीजंस क्विकली। पहले तो लोग डेटा में ही फंसे रहते थे ना, लंबी लंबी एक्सेल शीटों में फंसे रहते थे, यार ये शीट बनानी है, सर पे दर्द हो गया है, इतना काम है, 5 दिन में ये शीट बनेगी। तो उस काम को आहिस्ता आहिस्ता करके ऑटोमेट कर दिया गया। तो अगर
बॉसेस या कंपनी के जो ओनर्स हैं, अब तो कंपनी के अंदर CIOs भी आ गए हैं, चीफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ऑफिसर्स या चीफ IT ऑफिसर्स। तो CIO भी कहते हैं उनको, और भी डिफरेंट नाम है। चेंज मैनेजर्स को भी कंपनियों में लाया जाता है। तो बेसिकली उनका काम ही यही है कि यार वो ये गैप एनालाइज करें। इस टर्म को कहते हैं चेंज रेडीनेस असेसमेंट। ये कंपनीज के अंदर की जाती है। कहाँ पर तब्दीली की ज़रूरत है उसको असेस करें, पहले डेटा कलेक्शन करें, एम्प्लॉयज़ से इंटरव्यू करें, कहाँ मसले आ रहे हैं भाई, सबसे पूछें और सबको लूप में लें, ताकि आप एक बेहतर इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सकें, डेटा ड्रिवन डिसीजन ले सकें कि भाई मैंने ये असेसमेंट की और मेरे पास ये रिजल्ट आया। सही है। अब उसको इम्प्लीमेंट करने का भी कोशिश करेंगे कि भाई एक एम्प्लॉई कहता है कि यार हमारा ना अटेंडेंस का सिस्टम ना अभी तक मैनुअल चल रहा है, सही है। हम अभी भी आके ना साइन करते हैं रजिस्टर पे और वो करते हैं। ठीक है। तो सीधी सी बात है, HR डिपार्टमेंट है, चेंज मैनेजमेंट डिपार्टमेंट है, उनका काम यही है कि भाई वो HR मैनेजमेंट के थंब प्रिंट बायोमेट्रिक मशीनें इंप्लीमेंट करें, उसके जरिए से लोगों का काम आसान करें। अब कौन कब आ रहा है कब जा रहा है वो मैनुअली नोट करने के लिए बंदा रखा हुआ है, ये तो पॉसिबल ही नहीं ना। तो आजकल तो ऑलमोस्ट शायद एवरी ऑर्गेनाइजेशन इज ऑब्वियसली अडॉप्टिंग दिस। अब तो हर कंपनी के अंदर एक थंब प्रिंट मशीन मौजूद होती है और एम्प्लॉय आते जाते हैं, चेक इन करते हैं, चेक आउट करते हैं बेस्ड ऑन दैट। तो डेटा कलेक्शन आसान हो रही है। पहले वो रजिस्टर भरे जाते थे, उसमें देखा जाता है कौन कब आया, कौन कब गया, कौन कब निकला, किसने कितनी देर लंच के लिए आउट गया, बहुत सारी चीज़ें हैं जो मसले मसाइल क्रिएट होते हैं। सो नाउ ऑब्वियसली टेक्नोलॉजी की मदद से आपके ये काम आसान हो गए। आपको भी पता लग रहा है आप कब आ रहे हो कब जा रहे हो, आपको भी पता लग रहा है कि यार मैं कब गलती कर रहा हूँ, क्योंकि मैनुअली तो आप पूरे महीने का डेटा दिमाग में लेके नहीं फिर सकते, ना आप मेमोराइज कर सकते हो। सो ये कुछ चीज़ें हैं जो आसान होती हैं। फोरकास्टिंग का जैसे मैंने बताया कि एक कंपनी में फोरकास्टिंग ईजी हो गई, वो रियल टाइम में देख सकता है कहाँ मसला आ रहा है, कौन सी प्रोडक्ट में वो पीछे जा रहा है, कौन सा कलर उसका नहीं बिक रहा, कौन सा साइज़ नहीं बिक रहा, तो वो उसको फिर रियल टाइम में चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर सकता है। तो ऐसे बहुत से सॉफ्टवेयर हैं जो आपको ये हेल्प आउट करते हैं। बिल्कुल, तो ऐसी कई एग्जांपल्स हैं। अगर आप सप्लाई चेन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो सप्लाई चेन के बड़े बेहतरीन सॉफ्टवेयर्स हैं। पहले के वक्तों में आपको मैनुअल डिमांड भेजनी पड़ती थी वेयर हाउस में कि यार ये इतना माल इतना भिजवा दो। अब तो रियल टाइम सॉफ्टवेयर एम्बेडेड हुआ है कि आपके यहाँ सॉफ्टवेयर है। SAP बड़ा अच्छा काम कर रही है। SAP ऑब्वियसली सबसे बड़ा सॉफ्टवेयर है, वो सबसे महंगा सॉफ्टवेयर है। तो इसलिए मैं उसकी एग्जांपल अभी इसलिए नहीं दे रहा कि वो करोड़ों का सॉफ्टवेयर है, तो वो इररेलेवेंट भी हो जाएगा क्योंकि हर कोई करोड़ों का सॉफ्टवेयर अफोर्ड नहीं कर सकता। बट हम अपनी कंपनी के अंदर एक सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं ज़ोहू के नाम से। बहुत ज़बरदस्त सॉफ्टवेयर है, कामयाब सॉफ्टवेयर है। ज़ोहू के अंदर आपने उसके अंदर सारी चीज़ें इंप्लीमेंट हुई हैं, यानी कि आप उसके ज़रिए से पेरोल भी देख लो, HR मैनेजमेंट भी कर लो, इनवॉइसेस भी बना लो, सोशल मीडिया भी मैनेज कर लो, सप्लाई चेन की चीज़ें भी देख लो, एवरीथिंग यू कैन रिकॉर्ड अंडर वन सॉफ्टवेयर। सो सॉफ्टवेयर की सब्सक्रिप्शन होती है, $100 है, $200 है, $300 महीना है। बट एक करोड़ों का सॉफ्टवेयर इंप्लीमेंट करना और एक महीने की सब्सक्रिप्शन देने में फ़र्क है, बहुत फ़र्क है। मैं आपसे अगला सवाल ये करने वाला था दानिश, लेकिन आपने बता दिया। लेकिन इसके अलावा भी जो इन्होंने सॉफ्टवेयर बताया, और इस हवाले से कोई भी आपको खदमात अगर चाहिए तो तमाम चीज़ें इम्प्लीमेंट भी जो है वो दानिश कर देंगे, मैं भी कर दूंगा। तो इस हवाले से आपको कोई भी हेल्प चाहिए हो तो ज़रूर आप बताइए, ताकि आप अपनी ऑर्गेनाइजेशंस में इन चीज़ों को एम्प्लॉइज़ के लिए, ख़ुद के लिए, अपनी सेल के लिए, अपनी ग्रोथ के लिए आप ये सारे काम जो है ना वो कर सकते हैं, और इसमें आपको किसी भी किस्म की परेशानी का सामना करना नहीं पड़ेगा। डिजिटल जो चेंज है वो लाने के लिए बहुत सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट करनी पड़ती हैं, जिसमें एम्प्लॉइज़ को, जो मैं समझता हूँ इनफरादी तौर पर, उन्हें हम एक जुमला बड़ा अच्छा इस्तेमाल करते हैं, एतमाद में लेना पड़ता है कि हम ये करने जा रहे हैं और आपको ये बेनिफिट होगा। मतलब बहुत सारे जो ओनर्स हैं वो ये कह रहे होते हैं कि यार हमें तो करना है और हम जो है ये अमल जो है वो हम कर देंगे, लेकिन एतमाद में नहीं लेते एम्प्लॉइज़ को, जिसका उनको अल्टीमेटली नुकसान हो जाता है चंद महीनों बाद ही, क्योंकि वो आप या तो उनसे ओवर टाइम करवा रहे हैं, तो ओवर टाइम अगर कर रहे हैं तो एक चीज़ आपने वेरीफाई नहीं किया, आपने उन्हें बताया नहीं कि जी हम ओवर टाइम देंगे आपको, इसका पे करेंगे, या हम इसको आपको कंपनसेट करेंगे, या हम इसको ऑफ देंगे। बात ये कि दानिश, हम हमारे माशरे में हम तो अभी डिजिटल तब्दीली जो चेंजेस हैं हम इनकी बात कर रहे हैं, यहाँ पर तो हाल ये हो चुका है कि लोगों को 2-2, 3-3 महीने की से तनख्वाहें नहीं दी जा रही हैं। मीडिया इंडस्ट्री की अगर हम बात करें तो इस तरह से यहाँ पर तनख्वाहें नहीं हैं। इवन ये कि अभी मैं एक ज़ाहिर है नाम नहीं दे सकते, लेकिन सब जानते हैं पाकिस्तान का बहुत बड़ा जो चैनल है उसके बारे में ख़बर लगी थी कि जनाब उन्होंने अपनी कोई इफ्तार के अलाउंस, सदी के अलाउंसेस नहीं दिए। तो मेरे ख्याल में अगर आज की हम बात करें तो
कितने रोजे हो गए? 6th है, I guess. 6 रोजे हो गए। ये तो पहले रोजे से मिलने चाहिए। अगर चौथे पांचवें रोजे को भी अदा हो गए तो क्यों हुए चौथा पांचवा रोजा? मतलब पहले तो इन चीज़ों का बड़ा ख्याल रखा जाता था। रास्ते में अगर कहीं कोई एक्स्ट्रा कोई गटर का पानी है तो उसे साफ करवा दिया जाता था कि रमज़ान आ रहे हैं, लोग नमाज पढ़ने के लिए जाएंगे। तो इस लेवल पर पहले चीज़ों को देखभाल होती थी, और अब तो कुछ है ही नहीं। तो हम कहाँ जा रहे हैं, किस तरफ जा रहे हैं? हमें हमारे तमाम ऑर्गेनाइजेशंस के जो लोग हैं, अभी भी कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं, अब चूंकि मैं अच्छाई में भी नाम नहीं ले सकता ज़ाहिर है इस प्लेटफॉर्म से, वरना लोग कहेंगे कुछ का कुछ समझ जाएंगे, फिर उनको वजाहतें देते रहना पड़ेगा और वो मुझे देना पड़ेगा। मैं तो पॉजिटिविटी में बात करता हूँ, लेकिन जो बात पकड़ने वाले होते हैं वो हर तरह से पकड़ लेते हैं। तो बहरहाल जनाब, कई ऐसे इदारे हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो आज भी अपने वर्कर्स का बहुत ज़्यादा ख्याल रखती हैं। उनके मील का बहुत अच्छा ख्याल रखा जाता है, उनके इन्वायरमेंट का बहुत अच्छा ख्याल रखा जाता है, उनको सैलरी वक्त पर दी जाती है, तमाम तर जो एटमॉस्फेयर है उसका बड़ा ख्याल रखा जाता है। बुनियादी चीज़ें तो यही हैं जिस पर एम्प्लॉय जो है वो आपका खुश हो जाएगा और दिल जमाई से काम करेगा। इंटरनली मैटर्स हैं वो आपको सेट करने पड़ते हैं। और रही बात जहाँ तक, जैसे कि बताया दानिश ने, कि जो सॉफ्टवेयर्स हैं उनका इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है। आप वन टाइम उसे बाय कर लें और उस पर आप तमाम चीज़ें फोरकास्टिंग कर सकते हैं। फोरकास्टिंग की बात की थी तो मैं दानिश से पूछना चाहूँगा, दानिश, फोरकास्टिंग जो है मैं इसको आम ज़बान में कह सकता हूँ, मशीन के ज़रिए हम ले रहे हैं फोरकास्टिंग। पहले फोरकास्टिंग वो लोग, पहले अभी भी होती है, पहले क्या करते थे, अभी भी लोग मैनुअली चल रहे हैं, बड़ा काम करते थे मैनुअली। उसका तरीक़ेकार दूसरे हैं, देखा जाता है, सेल देखी जाती है, पीछे देखा जाता है कि हमने किस महीने की क्या सेल की थी, कौन सा कलर ज़्यादा बिका था, हमने किसकी मार्केटिंग कितनी की थी, उसका क्या आउटकम आया। ये तमाम चीज़ें हम देख रहे होते हैं, खाता खोल के देख रहे होते हैं, अपने सिस्टम में एक्सेल की शीट पे देख रहे होते हैं, या अपना आपने सॉफ्टवेयर बनाया होता है उस पर देख रहे होते हैं। तो इसमें कोई डिस्प्यूट तो नहीं है कि AI आपको बिल्कुल एक्यूरेट बता दे और आप उस पर चलें, क्योंकि जाहिर है आप एक बहुत बड़ी कंपनी ओन करते हैं और आप उस पर जाते हैं, तो आपको लगता है कि उस पर रिलाई कर लेना चाहिए, या अपने फिजिकल को और AI को मैच करके दोनों को देखना चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि अगर दोनों को ही देखना है तो फिर AI का फ़ायदा नहीं है। तो क्या कहेंगे, ज़रूरी है इसमें ऑथेंटिसिटी कितनी है, इसका लेवल कितना है? देखिए, बेस्ट प्रैक्टिस ये होती है, अब मेरा तो ई-कॉमर्स का अगर मैं एग्जांपल देता हूँ तो ओबियसली उसमें तो सॉफ्टवेयर के बगैर हम काम ही नहीं करते, लेकिन उसमें हम 2-3 सोर्सेज से कंफर्म करते हैं कि सेल्स में ना डिस्क्रिपेंसी होती है। ऑब्वियसली वो +5% का हम मार्जिन रख के लेके चलते हैं कि भाई वो 5% डेटा ऊपर नीचे होगा। ऐसा नहीं है कि लाजमी वो 100% एक्यूरेट डेटा है, लेकिन 2-3 सोर्सेज से कलेक्ट करके एक कंसेंसस रीच करते हैं कि भाई ये 2-3 जगहों से डेटा आ रहा है और उसमें नंबर्स तकरीबन सेम ही है। फिजिकल रिटेल की जहाँ तक बात करें, अगर उधर चेंज मैनेजमेंट हम लाते हैं, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन एम्बेड करते हैं, तो उधर हमारे पास डेफिनेटली बेस्ट प्रैक्टिस यही होगी कि आप फिजिकल में मैनुअल रिकॉर्डिंग भी कर रहे हैं अपनी सेल्स की, अपने इन्वेंटरी की, अपने स्टॉक की, वो चल रही है अपनी जगह और सॉफ्टवेयर अलग बता रहा है। तो उसमें डिस्क्रिपेंसी को देखा जाता है, सॉफ्टवेयर 100 बता रहा है, आपके हिसाब से 90 होना चाहिए, 10 का फर्क आ रहा है। ठीक है, वो फर्क को फिर देखते हैं कि वो कहाँ से फर्क आया, क्यों आया, किसी ने रिकॉर्ड नहीं करी, एंट्री नहीं डाली। ये चीज़ें बहुत होती है ना मैनुअल कामों के अंदर। सॉफ्टवेयर में ये काम नहीं होते। मैनुअल कामों के अंदर भूल चूक हो सकती है, मैंने एंट्री नहीं करी, मैं भूल गया एंट्री करना, सही है, तो ये चीज़ें हो जाती है। मैं 2 डब्बे उठा के ले गया था, उसकी एंट्री करना भूल गया, तो इस तरह की चीज़ें होती हैं। इसका गुमान रहता है। बेहतर है, बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि दोनों कामों को लेके चलें, लेकिन ज़रूरी है कि दोनों चीज़ें होनी ज़रूरी हैं। एक बड़ी मज़े की रिजवान भाई एग्जांपल मेरे जहन में भी आई है। तो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के टॉपिक पे हम आज बात कर रहे हैं। तो एजुकेशन के अंदर मैंने बजाते खुद एक्सपीरियंस किया कि जब मैं बैचलर्स कर रहा था NAD यूनिवर्सिटी से, तो उस वक्त हम लोग को फोटो स्टेट शॉप पे जाके नोट्स खरीदने होते थे। बिल्कुल ऐसा ही है, ठीक है। वो अली फोटो स्टेट शॉप से जाके आप नोट्स खरीद लें। टीचर कहता था नोट्स अली फोटो स्टेट शॉप पे रखवा दिए। हाँ। अब सारे कहते थे, जाते हुए भी रखते थे। हाँ, अब सारे बच्चों का रश जो है ना वो लग गया, भाई अली फोटो स्टेट पे उसकी तो चांदी हो गई, इसके तो फोटो कॉपी के उस वक्त चार्जेस इतने नहीं होते थे, लेकिन उसके पैसे बनना शुरू हो जाते थे।
तो अच्छी बात है खैर, लेकिन कॉन्सेप्ट ये था कि कुछ भी डिजिटलाइज नहीं था, तो हमें फिजिकली जाके नोट्स खरीदने पड़ते थे एग्जाम की तैयारियां करने के लिए। वो किताब जाके वहीं से ले लो, किताब के वो कुछ चैप्टर्स के नोट्स रखवा, सॉल्व पेपर्स होते थे, तो ये सब फिजिकली चीजें होती थी। उससे फोरकास्टिंग होती थी, 5 इयर्स के जो सॉल्व पेपर होते थे उससे फोरकास्टिंग होती थी कि यार 5 सालों में ये सवाल आता है तो आया ये लगेंगे नहीं लगेंगे। हाँ, वो लगने का कॉन्सेप्ट होता था कि ये पेपर कितना लगेगा। तो बेसिकली सब फिजिकल चीजें थी, हमें जाकर वोट स्टेट कराना, लंबी लाइनों में लगना, ख्वारी थी ना एक बच्चों के लिए, यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए। गर्मी बहुत तेज होती है, ये तो हमारे कराची में तो गर्मी इतनी तेज पड़ती है, फिर यूनिवर्सिटी जो कराची यूनिवर्सिटी है या एनडी यूनिवर्सिटी है, खुली यूनिवर्सिटी बनी हुई है, गर्मी तो आपको ऐसी फील होती है वहाँ पे। तो बेसिकली मुश्किल था, हैसल था, हर टीचर के लिए भी हैसल था कि वो जाके नोट्स रखवाता था, फिर वो बच्चा आके नोट्स कॉपी कराता था, तो इट वॉज अ हैसल। तो मैं आज यूनिवर्सिटी में पढ़ाता हूँ, तो आज मैं ये नोटिस करता हूँ कि मैं इन 15 सालों के अंदर या 20 सालों के अंदर कितना बड़ा तब्दीली मैंने देखी है, कितनी बड़ी तब्दीली मैंने देखी है कि 15 सालों के अंदर आज का बच्चा जो है ना, वो कहता है लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम यूनिवर्सिटीज़ में इम्प्लीमेंट होता है, तो बच्चा कहता है सर वो आप LMS पे डाल दें नोट्स, सही लेक्चर स्लाइड्स, जो भी मुझे उसको बताना है, आप सब्जेक्ट के हवाले से जो भी रेफरेंस मटेरियल है या जो भी रीडिंग है। तो आज कोई फिजिकल फोटोकॉपी का कॉन्सेप्ट नहीं है कि अली फोटो स्टेट शॉप या फला फोटो स्टेट शॉप से जाके कॉपी करा लो जाके। देयर इज नो कॉन्सेप्ट लाइक दिस एनी मोर। इवन समटाइम्स मैं क्लास में क्विज़ेस भी जो है ना वो डिजिटली ले लेता हूँ कि मोबाइल पे करके वहीं अपलोड कर दो LMS पे। तो वो पेपर भी बच रहा है आपका, ऑब्वियसली दुनिया तो सेव ट्रीज एंड सेव पेपर वाला कॉन्सेप्ट है ना, वो एनवायरमेंटल फ्रेंडली करने के लिए, तो वो भी एक कॉन्सेप्ट है ग्रीन क्लाइमेट का। तो बेसिकली ये बड़ा वाजे ट्रांसफॉर्मेशन है जो मेरी जिंदगी में मैंने महसूस की कि जब मैं पढ़ता था बैचलर्स में तो पेपर ही पेपर थे, नोट्स ही नोट्स थे, किताबें ही किताबें, फिजिकल हर चीज। आज के बच्चे को फिजिकल कॉपी कैरी कुछ नहीं करना। इवन बहुत से बच्चे तो सिर्फ मोबाइल लाते हैं यूनिवर्सिटीज में, दे डोंट हैव अ बैग, दे डोंट हैव अ पेन पेपर। तो यूनिवर्सिटीज भी ऑब्वियसली ट्रांसफॉर्म हो रही है ना, वो भी तो चेंज ला रही है ना, चेंज अडॉप्ट हो रहा है, चेंज लाया जा रहा है। तो एग्जाम्स भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं वो पेपर बेस्ड नहीं लेती। बेसिकली एजुकेशन इंडस्ट्री में चेंज आ रहा है, ये बहुत ज्यादा दिख रहा है। तो this is how transformation works, and this is how I have experienced transformation is। तो ये एक एग्जांपल मैं कोट करना चाहता था कि ये मैं बताऊं कि एजुकेशन इंडस्ट्री में मैंने कितना बड़ा ये मेजर चेंज महसूस किया है। तो आज मैं भी कि बच्चों को कोई फिजिकल नोट्स नहीं देता, मैं भी उनको स्कैन करा के या PDF कॉपीज वगैरह उनको अपलोड कर देता हूँ, वो सारा ऑनलाइन है, एवरीथिंग इज ऑन द सिस्टम। स्टूडेंट ID डालेंगे, पासवर्ड डालेंगे, LMS खुल जाएगा, उसमें सारा सेमेस्टर का उनका सब कुछ आ जाएगा, क्या पढ़ रहे हैं, कितना अभी तक कवर हो गया है, कोर्स की सारी चीज़ें आ जाएंगी, वहीं से डाउनलोड करेंगे और पढ़ लेंगे मोबाइल पे या टैब्स पे या लैपटॉप्स के ऊपर पढ़ लेंगे इजीली। बिल्कुल ऐसा ही है दानिश, कोविड ने हमें बहुत कुछ सिखा दिया, बहुत कुछ सिखाया है, नो डाउट। कोविड ना आता, हर चीज़ नेगेटिव नहीं है कोविड की, हर चीज़ नेगेटिव नहीं है। कोविड तो एक बस एक पेंडेमिक था और वो निकल गया, लेकिन वो हमें बहुत कुछ सिखा गया, हमें वो रास्ते दिखा गया। अच्छा, हो सकता है कि ये रास्ते दिखाने के लिए भी आया हो। तो भाई बात ये है कि दुनिया तो बहुत तेज़ हो चुकी है और बहुत दूर तक दूरअंदेशी से सोचते हैं लोग, जो थिंक टैंक्स हैं, कि दुनिया को लेकर किस तरफ जाना है, तो वो बड़ी गहराई से सोच रहे होते हैं और जिधर चाहते हैं उधर मोड़ देते हैं उस दुनिया का रुख। बहुत बड़ी बात है, तो इस पर सोचने और समझने की बड़ी ज़रूरत है। बहरहाल एक अपडेट है, प्रोग्राम में शामिल करेंगे। KPT गेट नंबर 7 MT खान रोड, यहाँ पर ट्रैफिक का दबाव मौजूद है। KPT मुलाजमान जो हैं वो हड़ताल की वजह से गेट नंबर 7 जो है बंद कर दिया है, ट्रैफिक को सिंगल लाइनअप करवाया दिया गया है, जिसकी वजह से ट्रैफिक की रवानी आहिस्ता है। इसलिए वो हजरात जो इन रास्तों पर सफ़र कर रहे हैं वो अपना सफ़र तहम्मुल और एहतियात के साथ जनाब बिल्कुल जारी रखें। तो जनाब, डिजिटल चेंज हमारे माशरे में और हमारी ऑर्गेनाइजेशंस में कितनी ज़रूरी है, उस पर दानिश खलील बड़ी गहराई से रोशनी डाल रहे हैं और आप लोगों को बता रहे हैं। फिर भी अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम है, कुछ भी पूछना चाहते हैं या अपनी ऑर्गेनाइजेशन में इसको इम्प्लीमेंट कराना चाहते हैं, तो हम बिल्कुल अपनी खिदमत दे देंगे जनाब, मसला ही कोई नहीं है। अच्छा जनाब, फेसबुक पे कुछ हमारी फैमिलीज़ हैं वो प्रोग्राम देख रही हैं और देखने में कौन है, राना इमरान साहब हैं, कहते हैं अस्सलाम वालेकुम। रिजवान भाई वालेकुम अस्सलाम, जुमा मुबारक, गेस्ट को भी वेलकम। बहुत शुक्रिया राना इमरान साहब, आपने हमारे
जो है मेहमान हैं उनको वेलकम भी कहा। और कॉल्स आज मेरे ख्याल में नहीं है, लोग सो रहे हैं रमज़ान की वजह से। कुछ कॉल्स तो मैंने उठाई नहीं। जुम्मे की तैयारी कर रहे हैं। जुम्मे की तैयारी बिल्कुल है जुम्मे की तैयारी भी है। और फिर रोज़ा, देखा मैंने कहा और कॉल आ गई, तो देखते हैं कि कौन है। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन और कहाँ से? सलाम कर रिजवान बाकी साहब। जी वालेकुम सलाम। सैयद मोहम्मद जावेद बात कर रहा हूँ। जी सैयद मोहम्मद जावेद साहब, क्या कहना चाहेंगे? अल्लाह का शुक्र है और आपके मेहमान को भी सलाम देता हूँ, दानी साहब को। शुक्रिया। दानी साहब बड़ी अच्छी बातें बता रहे हैं, ये कॉमर्स मुताबिक, और हम लोगों को बड़ा अवेयरनेस दे रहे हैं। जी जी बिल्कुल। अब आप लोग फायदा उठाएं, तो इनसे सीखते हैं, फायदा उठाएं। ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हम तो फायदा उठा रहे हैं, आपको पहले बताया है। हाँ बिल्कुल। और हम तो ये चाहते हैं कि सब लोग ये सीखें, कंप्यूटर सीखें और तमाम जो है ये काम सीखें। जी हाँ, पाकिस्तान में भी वो वाहिद एक इंडस्ट्री है ई कॉमर्स की जो कि ग्रो कर रही है और आगे भी ग्रो करेगी। कॉमर्स का दौर है। जी हाँ, और इससे आगे आगे हमें जाना चाहिए और ये सीखना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। हमें घरों में और स्कूलों में ये कॉमर्स मुताबिक सिखाना चाहिए। दानी साहब जैसे उस्ताद होने चाहिए हर जगह। बस बिल्कुल होने चाहिए। और तो हम वो किरदार अदा कर रहे हैं, वो अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं ना सर, यहाँ बैठ के टीच कर रहे हैं, तो जाहिर उस्ताद हैं, बता रहे हैं तो उस्ताद हैं। और आप भी हमारे उस्ताद हैं रिजवान बाकी साहब, आप भी हमें बहुत अच्छे गाइडलाइन देते। शुक्रिया सर आपका बहुत बहुत। आपकी गाइडलाइन पे हम लोगों को चलना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल और ठीक है। ये कॉमर्स के मुताबिक सब ज़्यादा से ज़्यादा सीखना चाहिए, अपने बच्चों को सिखाना चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल सिखाएं। क्योंकि अब जो है ये संसार जो है ये कॉमर्स के मुताबिक ही काम चलेंगे। अब रजिस्टर भरने की जरूरत नहीं है। मुंशीगिरी खत्म। बड़ी देर बाद ये जुमला आया है, मुंशीगिरी। पहले मुंशीगिरी होती थी। हाँ बिल्कुल अब कंप्यूटराइज हो गया है। हाँ, वो कहते जाओ मुंशी से ले आओ पैसे जाके, जाओ मुंशी को दे आओ जाके, हैं ये पुरानी चीजें थी। हाँ, मुंशी से ओवर टाइम ले लो, मुंशी से छुट्टी अप्रूव करवा लो। हाँ, मुंशी से छुट्टी अप्रूव करवा लो, ये हुआ करता था। अब मुंशियों की छुट्टी हो गई है। हाँ, अब कंप्यूटराइज हो गया है सारा। बिल्कुल नहीं, अभी भी कई जगहों पे है मुंशी ऐसे। हाँ, सही जगह पर है। हाँ, वो पैटर्न लोग हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सर, थैंक यू। मजीद कुछ कहना चाहते हैं? बड़ी मेहरबानी, थैंक यू। अल्लाह ताला आपको खुश रखे और दानी साहब को भी सलाम करिए और आपको भी आपके तमाम घर वालों को खुश रखे और जुमा मुबारक हो। आमीन, जुमा मुबारक आपको भी बहुत बहुत। आज काजी साहब आएंगे? जी बिल्कुल आएंगे मुफ्ती साहब। अल्लाह जी आएंगे मुफ्ती साहब, बहुत शुक्रिया। अल्लाह आपको खुश रखे। आमीन। बड़ी मेहरबानी आपकी, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज। आपने कॉल की और काफ़ी कॉल्स जो है वो हम कह रहे हैं, मैं तो कह रहा हूँ कि कॉल्स नहीं ली हैं, लेकिन कॉल्स कितनी मिस हो चुकी हैं। हम महवे गुफ्तगू इतने हो चुके थे कि हमें अंदाज़ा ही नहीं हुआ। तो बहरहाल जनाब, जिनसे हमारी बात जो है वो नहीं हो सकी, हम उनसे तहे दिल से मैं माज़रत खा हूँ, क्योंकि ज़ाहिर है जब हम महवे गुफ्तगू अब बेसिकली क्योंकि हमने एक बुनियादी जो चीज़ थी वो हमने डिलीवर कर दी आप लोगों को। अब हम लोग सवालात इसलिए लेना चाह रहे हैं कि जो बुनियादी बात थी वो हमने डिलीवर कर दी। अब आप लोगों को कोई किसी भी किस्म की कोई क्यूरी है तो वो आप सवाल कर सकते हैं, हम आपको बताएंगे। लेकिन बहरहाल सवालात तो, चूँकि मैं प्रोग्राम होस्ट हूँ तो सवालात तो करना मेरा काम है, और सवालात तो अभी भी बहुत है मेरे पास, सवालात कभी ख़त्म नहीं होते। तो मैं सवाल बिल्कुल कर देता हूँ। और बात का थोड़ा सा रुख मोड़ते हुए मैं एक तवज्जो तलब बात चाहूँगा दानिश खलील से कि दानिश ये बताइए, मैं अक्सर अभी भी मार्केट में मैं चाहता हूँ किसी अगर मैं बात करूँ डिजिटल सिस्टम की, हम चूँकि बात कर रहे हैं डिजिटल चेंज की बात कर रहे हैं, बदलाव की बात कर रहे हैं, लेकिन हमारे माशरे में बड़े छोटे लेवल पर बदलाव नहीं है। अभी हाल फिलहाल की बात है, मैं अभी फ्यूलिंग करवा रहा था अपनी गाड़ी में, तो मैंने जब फ्यूल डल गया मैंने कार्ड दिया उसे, अपना कार्ड वहाँ पर नहीं चल रहा। अच्छा, मैंने कहा चलो ठीक है कोई बात नहीं, आप एक काम करें, हम इजी पैसा कर देते हैं, जो जैज़ कैश है या दीगर और जो है वो हमें कर देता हूँ।
तो उनके पास का नेट स्लो था। वो मुझे कह रहे हैं कि यार आपका कार्ड ख़राब है। अच्छा, मैं तो देख रहा हूँ, मैं समझ रहा हूँ कि क्या मामला हो रहा है। मैं उन्हें कह रहा हूँ, मैंने कहा भाई आप, मेरा कार्ड अगर ख़राब होता तो इस पर ये मैसेज नहीं आता, एरर आ रहा है, नेटवर्क एरर है, नेटवर्क कह रहा है कि पुअर कनेक्शन लिखा हुआ आ रहा है। मैंने कहा क्या लिखा हुआ है? कह रहे नहीं आपका कार्ड ख़राब है। तो उससे थोड़ी सी बहस व मुबाहिसा हुआ और उसके बाद बहरहाल चीज़ें उन्होंने कहा कि जी जनाब आप देख लें कहाँ होते हैं, ये वो एक स्टोरी है। बहरहाल मैं फिर ऑफिस पहुंचा, तो पहुंचने के बाद मैंने फिर से इजी पैसा ही ट्रांसफ़र, और यहाँ ऑफिस आके जब मैंने सेंड किया तो सब चीज़ ओके हो गया, क्योंकि डेटा नेट का भी ये मामला है। बात यह है कि यहाँ पर जहाँ पर कुछ चीज़ें अवेलेबल हैं, बताने का मकसद ये है कि यहाँ पर कार्ड की फैसिलिटी भी थी, यहाँ पर इजी पैसा की भी फैसिलिटी थी, लेकिन नेटवर्क की वजह से मेरा मामला ख़राब हुआ। दूसरी बात, इस तरह की चीज़ें कहीं और नहीं है। अभी भी हम कहीं जाते हैं, यार कैश दे दें आप, यार कैश अल्लाह के वास्ते ख़त्म करें यार आप लोग। बड़ी बड़ी शॉप से, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, बड़े बड़े निहारी वाले हैं, बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स हैं, उनको चाहिए कि यार अब चीज़ों को अपने दुनिया में अगर हम बात करें, कस्टमर को वैल्यू दी जाती है। आप पाकिस्तान से बाहर जाएं, कस्टमर को वैल्यूज़ दी जाएगी, आपको वेलकम करके खंदा पेशानी से आपको चीज़ बेची जाती है। यहाँ पर आप जाके खड़े हो तो दुकानदार जो है वो, उनके तो टेंट्रम ही नहीं मिलते भाई, मतलब वो हमें चीज़ नहीं बेच रहे, हाँ क्या कितने का नहीं है ये ले आओ, ये कोई बात है? मतलब तरीका ही नहीं है बात करने का, बिहेवियर ही नहीं है। और फिर कहते हैं कारोबार नहीं चलता। मैं कहता हूँ नहीं चले यार, अल्लाह करे नहीं चले। ऐसे लोगों का कारोबार जो किसी को रिस्पेक्ट नहीं दे सकते, उन्हें बात करने की तमीज़ ना हो, ऐसे कई लोग हैं। और फिर वो शिकवा करते हैं कि कारोबार नहीं चल रहा, चीज़ों में वैल्यू नहीं देते कस्टमर को। दूसरे, आप जदीद टेक्नोलॉजी के दौर में रहते हुए आप अपनी चीज़ों को डिजिटलाइज नहीं करते। आज भी वही नहीं यार कैश दे दें, या कैसे करें दानिश भाई, ये समझ नहीं आता। इसके लिए क्या कहना चाहेंगे भाई, आप कुछ कहें ताकि लोग इस तरफ आएँ, सिंपल कहीं जाएं। जो अच्छा, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि बहुत बड़ी शॉप नहीं है, बहुत बड़ा कोई मॉल नहीं है, आप यकीन करें उन्होंने अपने एक पिलर पे QR कोड लगाया हुआ है। अगर आपके पास कैश नहीं है, कह रहे सर वो QR कोड है, आप वहाँ से सर स्कैन करके ट्रांसफ़र कर दें। मतलब वो बड़े मोहब्बत से कहते हैं और एक कस्टमर के लिए आसानी पैदा कर दी है। नहीं करेंगे, नहीं जी कैश चाहिए। अबे भाई कैश अब कौन कैरी कर रहा है यार, कोई नहीं कर रहा है कैरी। तो इसमें बदलाव के लिए क्या करना चाहिए, मीडिया को क्या किरदार अदा करना चाहिए, दीगर और लोगों का क्या किरदार होना चाहिए? देखिए, इसमें ऑनेस्टली स्पीकिंग हर किसी का रोल है। लोगों का भी रोल है कि वो कैश रखना ही छोड़ दें, दें कार्ड नहीं दें कार्ड। दूसरा ये है कि वो कोशिश ये करें कि देखें, इसमें तो मेरे ख्याल से हुकूमत का बहुत बड़ा रोल होगा कि गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो इसमें रोल प्ले करेंगे कि वो इम्प्लीमेंट करें, ट्रांजैक्शंस को ट्रांसपेरेंट करें, क्योंकि कैश के थ्रू आपको पता है कि क्या होता है। तो उसमें जो इदारे या जो सबको पता है, रेस्टोरेंट्स या जो भी वो पैसे कैश में ले रहे हैं, उनका सबको पता है कि वो क्यों कैश में ले रहे हैं, वो क्या टैक्स की बचत करना चाह रहे हैं, सीधी सी बात है। क्योंकि जब आप बैंकिंग राउट के थ्रू ट्रांजैक्शंस लेंगे और कार्ड के थ्रू पेमेंट्स लेंगे तो फिर तो वो रिकॉर्ड होगी, डेटा रिकॉर्ड हो रहा है। सो यू कांट चेंज या मैनिपुलेट द डेटा, ठीक है। तो कैश के जरिए से आप मैनिपुलेशन कर सकते हैं। तो उसका तो सीधा तरीका यही है कि आप जो गवर्नमेंट की बॉडीज हैं, इदारे हैं, वो इसको इम्प्लीमेंट कराने पे कोशिश करें। लोगों का रोल इसमें ये हो सकता है कि वो कैश ही ना रखें, वो कार्ड ही दें। वो हर रेस्टोरेंट में जाके ना वो धमाल मचा देंगे, भाई कार्ड देना है हमने, ठीक है। वरना वर्स्ट केस सिनेरियो में कैश ना दें, ट्रांसफर कर दें, उससे भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हो रही है। दे कांट मैनिपुलेट दैट एज वेल। सो मेजरली यहाँ रीज़न टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट करना या एम्बेड करना या डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन को इम्प्लीमेंट करना नहीं है। यहाँ मकसद उस चेंज को लाने का मकसद नहीं है, यहाँ मकसद है कि पेमेंट कैश में लेनी है ताकि रिकॉर्ड में ना आए। दैट्स द ओनली रीज़न, यही थिंकिंग है, दैट्स द ओनली रीज़न कि यार वो थोड़ा सा टैक्स बचा लें, बस सिंपल सी बात है। तो दैट्स दी आई थिंक ओनली वे टू डू इट। इसके अलावा तो आप कुछ भी नहीं कर सकते इन लोगों का। ये मजबूरन मेरे साथ बहुत हुआ है, ये रेस्टोरेंट्स में बहुत होता है। मैं जाकर बैठा हूँ, सर वो कार्ड तो नहीं चल रहा। हाँ, क्यों कार्ड नहीं चल रहा? वो नेटवर्क डाउन है। हाँ। मैंने कहा इस पूरे हाईवे पे दुनिया जहाँ के रेस्टोरेंट है, सिर्फ तुम्हारा ही नेटवर्क डाउन है। हाँ। बाकी क्यों कार्ड ले रहे हैं? हाँ। बाकी उन्हें कार्ड्स पे अच्छे डिस्काउंट्स डाले हुए, 30% ऑफ, 40% ऑफ, फला बैंक लोग काम कर रहे हैं इस पे, ठीक है। ये यहाँ पर बड़ा कॉमन हो गया है कि फला बैंक के कार्ड पे इस दिन इतना % ऑफ है, वीकेंड्स पे इतना ऑफ है। तो ये सब बड़ा कॉमन चल रहा है। तो वो भाई कह रहे हैं
कि यहाँ सिग्नल नहीं है, नेटवर्क इशू है। मैंने कहा यार सिर्फ तुम्हारे इसी विसिनिटी के अंदर नेटवर्क इशू है, बाकी जो इर्द गिर्द में बैठे हैं वो बेवकूफ लोग हैं। नहीं सर, वो 1.8 जो है वो नहीं देना चाहते हैं। वो भी वो तो कह रहे कैश लेते हैं हम, वो भाई जैस कैश और इजी पैसा और कुछ भी नहीं लेते, ट्रांसफर नहीं लेते, वो कहते कैश ही है। और हाँ, क्या बताऊं बात है दानिश, यही तो है। ये जब अब आप जाएं एटीएम पे जाके कैश निकाल के लाएं, उनको कैश दें, मतलब ये रिवायत रह गई है। इस रिवायत को खत्म करने की जरूरत है। जितने लोग भी प्रोग्राम को देख रहे हैं और सुन रहे हैं और वो ओनर्स हैं, लोगों को भी कोशिश करनी चाहिए कि वो इस तरफ आए। और कैश लोगों के पास भी नहीं होता दानिश, अब जिनके पास होता है। अच्छा, बहुत सारे लोगों को इस वक्त अभी भी शौक है लाइनों में लगने का। बिल जमा कराने जा रहे हैं तो वो ऑनलाइन नहीं कराएंगे, लाइन में लगेंगे जाके। नहीं, मुझे सुबह जाना है और धूप में लगे हुए और घर आके बुरा भला कर रहे हैं, यार टेंट नहीं है, फलाना नहीं, ये भी हो रहा है। तो हमें उन लोगों को भी सलाम करता हूँ जो अभी तक खुद को बदलने का सोचा ही नहीं उन्होंने। मुझे तो याद भी नहीं आखिरी बिल की पेमेंट मैंने फिजिकली कब की थी, किसी बैंक में जाके लाइन में लग के। सेम हेयर ऐसा ही है, क्योंकि तमाम चीज़ों को इसी तरीके से ज़िंदगी को आसान बनाएं। अपने अकाउंट में इतने पैसे रखें भाई, ना निकालें कि जब आपको बिल जमा कराना है आपने वहीं से आपने बिल जमा करा दिया, ना उसमें कोई एक्स्ट्रा कटौती होती है ना कुछ होता है, बल्कि आसानी से आप रात के 12 बजे से पहले 11:59 पे भी आप बिल जमा कराएंगे ना तो आराम से जमा हो जाएगा। ना कोई लाइन है, ना कोई एक्स्ट्रा चार्जेस हैं, और बिल भी 1 मिनट पहले जमा कराएंगे तो आपका जो है ड्यू डेट रहेगा। तो बहुत आसानियाँ हैं, वरना आप धूप में जाके खड़े हों लाइन में और घर में आके अपने घर वालों पर गुस्सा निकालें, तो ये तो हमारी रीत रही है। बहरहाल जनाब, दानिश खलील साहब हमारे साथ आज मौजूद है। प्रोग्राम का वक्त जो वो ख़त्म हुआ चाहता है, लेकिन जैसे ही दानिश खलील साहब आते हैं इसमें टू बी ऑनेस्ट देखा वक्त गुजरने का अंदाज़ा ही नहीं होता। और आज तो मौका हमने बिल्कुल दिया दानिश खलील साहब को, क्योंकि वो 2 हफ्ते से मौजूद नहीं थे। तो और आप लोगों को भी हमने ये कहा कि शुरू में कि कॉल ना कीजिएगा, लेकिन वो कॉल इतनी आ गई, अब महवे गुफ्तगू थे और बात नहीं हो सकी। लेकिन बहरहाल जनाब, जिन लोगों से गुफ्तगू नहीं हो सकी है वो अगले जुमे को फिर हमारे साथ दानिश खलील मौजूद होंगे और बड़े अहम मौजू के साथ। इस हवाले से ई-कॉमर्स का आगाज़ कैसे करें, ई-कॉमर्स में काम कैसे करना है, पाकिस्तान में बैठ के बाहर कैसे काम करना है, जेन्युइन तरीके से किस तरह से करना है, तमाम तर लीगल एक्सपर्टीज़ भी जो है वो हम तमाम चीज़ों को डिस्कस कर रहे होते हैं अपने प्रोग्राम में। बहुत सारी चीज़ों को हम डिस्कस कर चुके हैं, आइंदा भी हम डिस्कस करते रहेंगे और आप लोगों को हम नई से नई राहें दिखाते रहेंगे। आप लोग काम करें, अपनी ज़िंदगी को बनाएं पाकिस्तान के लिए और अपने लिए। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है, इजाज़त दीजिए अपने मेज़बान रिजवान बासित को और हमारे मेहमान दानिश खलील को। अगले जुमे को फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।